जरा कल्पना कीजिए कि कोई इंसान एक सुबह उठता है और अचानक उसकी पूरी दुनिया ही पलट चुकी है। मतलब सब कुछ बदल गया। बिल्कुल। उसकी पहचान, उसका परिवार, उसके कपड़े, यहाँ तक कि उसकी आज़ादी भी रातों रात उससे छीन ली गई है। उसके पास कुछ नहीं बचता। शरीर के बाल तक मुंडवा दिए जाते हैं और वहाँ पर बस एक नंबर गोद दिया जाता है। बाप रे, मतलब वो भी एक इंसान नहीं रहा, बस एक नंबर बन के रह गया। हाँ, बिल्कुल एक संख्या। तो सोचने वाली बात यह है कि जब किसी से उसका सब कुछ इस तरह, इस क्रूरता से छीन लिया जाए, उसकी इंसानियत तक को मिटा दिया जाए, तब भी क्या उसके भीतर कुछ ऐसा बचता है जो उसे जिंदा रख सके? ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। आमतौर पर हम यही मानकर चलते हैं कि जब बाहर का सब कुछ नष्ट हो जाता है, जब इंसान को इस हद तक तोड़ दिया जाता है, तो वो अंदर से भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हाँ, दिमाग काम करना बंद कर देगा या वो पागल हो जाएगा, है ना? और ये कोई कोरी कल्पना या फिल्म की कहानी नहीं है। ये 11104 नंबर के कैदी की बहुत ही खौफनाक लेकिन सच्ची कहानी थी। विक्टर फ्रैंकल। बिल्कुल। तो आज हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी अंधेरे से निकले मनोविज्ञान के सबसे बड़े सबक को डीकोड कर रहे हैं। हम विक्टर ई फ्रैंकल की बहुत ही प्रभावशाली किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, यानी जीवन के अर्थ की तलाश में मनुष्य की गहराइयों में उतरेंगे। और ये चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ हॉलोकॉस्ट के इतिहास का कोई पन्ना नहीं है, ये मानव मन की असीमित क्षमता का एक वैज्ञानिक प्रमाण है। हाँ, और हमारा मिशन आज यही समझना है कि कैसे कैसे एक सफल मनोचिकित्सक ने ऑश्विट्स और डाकाओ जैसे नाजी यातना शिविरों के अमानवीय अनुभवों से गुजरते हुए मनोविज्ञान के एक पूरी तरह से नई दिशा, जिसे लोगोथेरेपी कहते हैं, उसको जन्म दिया। हाँ, फ्रैंकल ने अपने आंखों के सामने इंसान को हैवान बनते भी देखा और संत बनते भी। उन्होंने साबित किया कि परिस्थिति कितनी भी भयानक क्यों ना हो, वो इंसान से उसके जीवन का अर्थ नहीं छीन सकती। तो चलिए बिना देर किए उस अंधकार में प्रवेश करते हैं और समझते हैं कि वहाँ इंसान के दिमाग में असल में चल क्या रहा था। तो फ्रैंकल ने उन यातना शिविरों में कैदियों की मानसिक स्थिति को 3 अलग-अलग चरणों में बांटा है। अच्छा, 3 चरण। हाँ, पहला चरण था शिविर में प्रवेश करते ही लगने वाला गहरा सदमा या शॉक। आप सोचिए, फ्रैंकल जो वियना के एक बहुत ही जाने माने और सम्मानित डॉक्टर थे, शिविर पहुंचते ही उनकी पूरी दुनिया मिटा दी गई। मैंने पढ़ा था कि उनके माता पिता, भाई और यहाँ तक कि उनकी गर्भवती पत्नी की भी हत्या कर दी गई थी। बिल्कुल। और सदमे का ये पहला चरण ना बहुत ही अजीब होता है। शुरुआत में इंसान का दिमाग इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाता कि उसके साथ असल में क्या हो रहा है। मनोविज्ञान में इसे डिल्यूजन ऑफ रिप्रीव कहते हैं। डिल्यूजन ऑफ रिप्रीव मतलब जैसे फांसी पर चढ़ने से ठीक पहले इंसान को यह भ्रम होने लगता है कि शायद आखिरी पल में उसे माफ कर दिया जाएगा। ओहो, तो कैदियों को भी शुरुआत में यही लगता था? हाँ, उन्हें लगता था कि शायद स्थिति इतनी बुरी नहीं होगी, शायद वे बच जाएंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में जब उन्हें असलियत का सामना करना पड़ता, तो ये सदमा एक दूसरे और कहीं अधिक खतरनाक चरण में बदल जाता, और वो था उदासीनता या एपैथी। मतलब भावनाओं का पूरी तरह से मर जाना। बिल्कुल। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये बात मुझे हमेशा से हैरान करती रही है। अगर मैं इसकी तुलना एक कंप्यूटर से करूं। कंप्यूटर से? हाँ, मतलब ये ऐसा है जैसे किसी के दिमाग की हार्ड ड्राइव को रातों रात पूरी तरह से वाइप कर दिया गया हो। सारा डेटा, सारा सॉफ्टवेयर, सारी यादें, सब कुछ एक झटके में डिलीट कर दिया। बहुत सही उदाहरण है ये। तो मेरा सवाल ये है कि जब किसी इंसान की पूरी पहचान इस तरह अचानक मिटा दी जाती है, तो उसका दिमाग तुरंत टूटकर बिखर क्यों नहीं जाता? हैं? ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है, और यहीं पर मानव मस्तिष्क की बनावट हमें सच में हैरान करती है। देखिए, जिसे हम उदासीनता या एपैथी कह रहे हैं, वो असल में कोई कमजोरी नहीं थी। अच्छा, तो फिर वो क्या थी? वो दिमाग का एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच था, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। इसे आप एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह सोचिए। शॉक एब्जॉर्बर। हाँ, क्योंकि शिविर में हर रोज मौत, मारपीट, भूख और कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ता था। अगर कैदी हर होने वाली मौत पर या हर अत्याचार पर भावुक होने लगते, रोने लगते, तो वे मनोवैज्ञानिक रूप से 1 हफ्ता भी जिंदा नहीं रह पाते। देता है। बिल्कुल सही कहा। दिमाग भावनाओं को शून्य कर देता है,
ताकि इंसान उस क्रूर वास्तविकता को झेल सके और अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर लगा सके, सर्वाइवल, मतलब किसी तरह बस जिंदा रहना। मतलब उनका पूरा ध्यान सिर्फ दिन में मिलने वाले पानी वाले सूप के एक प्याले पर आ जाता था। हाँ, और खराब रोटी के एक छोटे से टुकड़े पर। इंसान पूरी तरह से अपने सबसे आदिम स्वरूप में आ जाता था, जहां सिर्फ शरीर की बुनियादी जरूरतें मायने रखती हैं। इस किताब को पढ़ते हुए एक वाकया सामने आया जिसने सच में मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। शिविर में सिगरेट एक तरह की करेंसी या मुद्रा बन गई थी, है ना? हाँ बिल्कुल, सिगरेट बहुत कीमती थी वहां। कैदी अपनी मेहनत के बदले मिली सिगरेट को सूप के लिए बदल सकते थे, जो जीने के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन फ्रैंकल बताते हैं कि जब कोई कैदी अपने राशन की सिगरेट को सूप के लिए बदलने के बजाय खुद पीने लगता था, तो वो एक बहुत बड़ा और खौफनाक संकेत होता था। हाँ, वो इस बात का साफ संकेत होता था कि उस व्यक्ति ने उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। बाप रे! जब किसी ने अपनी सिगरेट सुलगा ली तो बाकी कैदी तुरंत समझ जाते थे कि अब ये इंसान लड़ना नहीं चाहता। उसने मान लिया है कि उसकी मौत तय है और अब वो बस अपने आखिरी पलों का थोड़ा सा आनंद लेना चाहता है। मतलब वो मनोवैज्ञानिक रूप से हार मान चुका होता था। बिल्कुल। और शारीरिक मौत तो बस कुछ ही दिनों की बात होती थी फिर। वाह! और यहीं से हम एक बहुत ही गहरे वैचारिक मोड़ पर आते हैं। ये सवाल कि कुछ लोग उस भयानक स्थिति में भी जिंदा क्यों रहे जबकि बाकी सब ने हार मान ली। यही तो इस पूरी किताब का सबसे मुख्य बिंदु है। हाँ, क्योंकि उस समय मनोविज्ञान की दुनिया में दो बहुत बड़े दिग्गजों का राज था। सिगमंड फ्रॉइड का मानना था कि मनुष्य मुख्य रूप से सुख या प्लेजर की तलाश में रहता है। फ्रॉइड का सुख का सिद्धांत। और वहीं एल्फ्रेड एडलर का सिद्धांत था कि मनुष्य शक्ति या पावर की तलाश में है। लेकिन फ्रैंकल ने इन दोनों सिद्धांतों को पूरी तरह से नकार दिया। और उनका ये नकारना सिर्फ कोई थ्योरी नहीं थी, बल्कि ये ऑशविट्स की भट्टी में परखा हुआ सच था। फ्रैंकल ने देखा कि जब इंसान से सारे सुख छीन लिए जाते हैं, जब उसके पास कोई शक्ति नहीं बचती, तब भी वो जिंदा रहना चाहता है। तो फिर क्यों जिंदा रहना चाहता है वो? क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी और सबसे गहरी प्रेरणा ना तो सुख है और ना ही शक्ति, बल्कि ये है अर्थ की तलाश, यानी सर्च फॉर मीनिंग। अगर जीवन में कोई अर्थ है, कोई मकसद है, तो इंसान नर्क से भी गुजर सकता है। इस बात को समझाने के लिए फ्रैंकल ने दार्शनिक नीत्शे के एक बहुत ही कमाल के कोट का इस्तेमाल किया है, जो मेरे दिमाग में एकदम छप गया है। हाँ, वो क्यों और कैसे वाला। बिल्कुल। जिस व्यक्ति के पास जीने के लिए एक क्यों है, वो लगभग किसी भी कैसे को सहन कर सकता है। शिविर में जिन लोगों के पास भविष्य के लिए कोई उम्मीद थी, कोई काम था जो उन्हें करना था, वे उस अमानवीय कैसे को भी झेल गए। एकदम से। फ्रैंकल के अनुसार ना, जीवन में अर्थ खोजने के मुख्य रूप से 3 रास्ते होते हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला, किसी काम या रचना के माध्यम से, मतलब कुछ ऐसा क्रिएट करना जो आपके होने का सबूत हो। दूसरा, प्रेम के माध्यम से, किसी इंसान से गहराई से जुड़ना। और तीसरा, जो सबसे मुश्किल है, वो है घोर कष्टों के बीच अपने दृष्टिकोण और साहस के माध्यम से अर्थ खोजना। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है और मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी यहाँ। हाँ, बताइए। जब हम अर्थ या मीनिंग की बात करते हैं, तो क्या इसका मतलब हमेशा दुनिया को बचाने जैसा कोई महान काम करना होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि आम लोगों के लिए जो सुबह उठकर जॉब पर जाते हैं, EMI भरते हैं, उनके लिए जीवन का अर्थ ढूंढना थोड़ा किताबी या आदर्शवादी नहीं लगता? क्या हर किसी को महात्मा गांधी बनने की जरूरत है? ये उलझन बहुत आम है, लेकिन अगर हम इसे फ्रैंकल के नजरिए से गहराई से देखें, तो अर्थ बिल्कुल भी किताबी या केवल महान लोगों के लिए नहीं है। अर्थ बहुत ही व्यक्तिगत और पल पर बदलने वाला होता है। मतलब हर इंसान का अपना अलग अर्थ। बिल्कुल। फ्रैंकल का अपना ही उदाहरण ले लीजिए। जब वे एक शिविर में थे और टाइफस बुखार से बुरी तरह पीड़ित थे, मौत एकदम करीब थी। उनकी जीवन भर की मेहनत, उनकी एक वैज्ञानिक पांडुलिपि नाजियों ने जला दी थी। वो उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट। हाँ, तो उस भयंकर बीमारी में और दर्द के बीच उन्होंने दुनिया को बचाने के बारे में ही सोचा। उन्होंने कागज के छोटे छोटे रद्दी टुकड़ों पर अपनी उस किताब के नोट्स फिर से लिखना शुरू कर दिए। वाओ, रद्दी टुकड़ों पर। हाँ, वो पांडुलिपि फिर से तैयार करने की उनकी जो तीव्र इच्छा थी ना, वो उनका क्यों था। ये उनका अपना व्यक्तिगत अर्थ था, जिसने उन्हें हार न मानने की ताकत दी। ये सच में अकल्पनीय है कि
कैसे कागज के चंद रद्दी टुकड़े और एक अधूरी किताब किसी की जान बचा सकती है। बिल्कुल। और यही व्यक्तिगत अनुभव बाद में एक पूरी मनोवैज्ञानिक पद्धति में बदल गया, जिसे लोगोथेरेपी कहा गया। मैंने पढ़ा था कि ग्रीक भाषा में लोगोस का मतलब ही अर्थ या मीनिंग होता है। एकदम सही। लेकिन मुझे ये समझना है कि ये काम कैसे करती है। मतलब पारंपरिक थेरेपी और लोगोथेरेपी में असल में फर्क क्या है? इसे ऐसे समझिए कि फ्रॉइडियन थेरेपी में मरीज एक काउच पर लेटता है और अपने अतीत के बारे में बात करता है, अपने बचपन के ट्रॉमा को कुरेदता है। इसे आप मन की आर्कियोलॉजी या पुरातत्व विज्ञान कह सकते हैं। हाँ, आर्कियोलॉजी, अतीत की खुदाई। हाँ, लेकिन लोगोथेरेपी में मरीज सीधा बैठता है और अपने भविष्य की ओर देखता है। लोगोथेरेपी अतीत के गड्ढे नहीं खोदती, बल्कि ये इंसान को भविष्य में उसके संभावित अर्थ और जिम्मेदारी का सामना करवाती है। ये मन की आर्किटेक्चर है। वाओ, अतीत की खुदाई बनाम भविष्य का निर्माण, ये बहुत ही स्पष्ट तस्वीर है। हाँ, और यही लोगोथेरेपी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा सामने आती है, जिसे न्यूजेनिक न्यूरोसिस या अस्तित्व की शून्यता कहा जाता है। अस्तित्व की शून्यता मतलब खालीपन। बिल्कुल। आज के समाज को देखिए, हमारे पास जीने के साधन तो बहुत हैं, लेकिन जीने का कोई कारण नहीं है। फ्रैंकल कहते हैं कि जब लोगों के जीवन में कोई दिशा नहीं होती, तो वे गहरे खालीपन का शिकार हो जाते हैं। हाँ, जैसे लोग वीकेंड पर बहुत पार्टी करते हैं, लेकिन रविवार शाम को अचानक उन्हें एक अजीब सी उदासी घेर लेती है। बिल्कुल, इसे ही संडे न्यूरोसिस कहा गया है। आधुनिक समाज में जो डिप्रेशन और नशे की लत इतनी ज्यादा है, वो इसी शून्यता का परिणाम है। ये तो बहुत ही प्रासंगिक बात है आज के समय के लिए। लोग ये तो जानते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि उनके अपने जीवन का उद्देश्य क्या है। एकदम सही। और इस बारे में फ्रैंकल एक और चौंकाने वाली बात कहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि मानसिक शांति का मतलब है बिल्कुल कोई टेंशन न होना, एकदम चिल रहना। हाँ, सब यही सोचते हैं। लेकिन फ्रैंकल कहते हैं कि इंसान को पूरी तरह से तनाव रहित अवस्था की जरूरत नहीं है। उसे एक स्वस्थ तनाव की जरूरत होती है, जिसे वे न्यू डायनामिक्स कहते हैं। ये वो खिंचाव है जो हमारे आज और भविष्य के लक्ष्य के बीच होता है। ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। अगर मैं वास्तुकला या आर्किटेक्चर का वो उदाहरण दूं जो मैंने पढ़ा था, तो ये बहुत सटीक बैठता है। जब एक आर्किटेक्ट एक पुरानी मेहराब या आग को मजबूत करना चाहता है, तो वो उसके ऊपर से भार हटाता नहीं है, बल्कि उसके ऊपर और अधिक भार डाल देता है। अच्छा, ताकि वो और मजबूत हो जाए। हाँ, भार पड़ने से मेहराब के पत्थर एक दूसरे से और मजबूती से जुड़ जाते हैं। इंसान का दिमाग भी बिल्कुल उस मेहराब की तरह है। उसे पूरी तरह से खाली नहीं छोड़ना चाहिए। उसे एक लक्ष्य का, एक अर्थ का भार चाहिए जो उसे मजबूती से जोड़े रखे। वाह, ये बहुत ही सुंदर तुलना है। दिमाग को जिम्मेदारी और अर्थ का वो भार चाहिए ही चाहिए। और ये कैसे काम करता है, इसे समझाने के लिए फ्रैंकल की एक वास्तविक क्लिनिकल कहानी का जिक्र करना बहुत जरूरी है यहाँ पर। वो बूढ़े डॉक्टर वाले कहानी। बिल्कुल। उनके पास एक बूढ़ा डॉक्टर आया जो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से बहुत गहरे डिप्रेशन में था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसके बिना उसका जीवन पूरी तरह से अर्थहीन हो गया था। अब फ्रैंकल कोई जादूगर तो थे नहीं जो उसकी पत्नी को जीवित कर देते। हाँ, और ना ही उन्होंने उसे कोई साधारण मेडिकल सलाह दी। सही बात है। क्योंकि जब मैंने इस कहानी के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा था कि फ्रैंकल उसे मूव ऑन करने को कहेंगे या कोई एंटी डिप्रेशन दे देंगे, लेकिन उन्होंने तो एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरा नजरिया ही पलट दिया। हाँ, फ्रैंकल ने उस रोते हुए डॉक्टर से बस इतना पूछा, डॉक्टर जरा सोचिए, अगर आप पहले मर जाते और आपकी पत्नी जिंदा रहती तो क्या होता? और जाहिर है डॉक्टर ने कहा होगा कि वो तो बहुत तड़पती, उसके लिए ये अकेलापन सहना बहुत मुश्किल होता। बिल्कुल, डॉक्टर ने यही कहा। तब फ्रैंकल ने बड़ी शांति से कहा, देखा डॉक्टर, आपकी पत्नी उस तड़प से बच गई और उसे इस तड़प से किसने बचाया? आपने। आपके जीवित रहने और इस वियोग का कष्ट सहने ने उसे उस भारी पीड़ा से बचा लिया है। वाओ! अब आपको इस दर्द की कीमत चुकानी पड़ रही है जो कि आपका उसके प्रति प्रेम है। कमाल है। मतलब पल भर में दर्द का नजरिया ही बदल गया। जो दर्द पहले एक अर्थहीन सजा लग रहा था, वो अचानक एक बहुत बड़ा और पवित्र बलिदान बन गया। सही कहा।
ये सुनते ही उस डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, बस शांति से फ्रैंकल से हाथ मिलाया और क्लिनिक से बाहर चला गया। फ्रैंकल ने उसकी परिस्थिति नहीं बदली थी, उसकी पत्नी अभी भी मृत थी, लेकिन उन्होंने उस दर्द को सहने का एक अर्थ दे दिया। जब पीड़ा को अर्थ मिल जाता है तो वो सिर्फ एक अंधी पीड़ा नहीं रह जाती, वो एक तपस्या बन जाती है। एकदम सही। ये सच में झकझोर देने वाला है। और इसी के साथ हम उस मानसिक स्थिति के तीसरे और आखिरी चलन पर आते हैं, जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, रिहाई या लिबरेशन। हाँ, लिबरेशन। हम सब फिल्मों में देखते हैं कि जब कैदी आज़ाद होते हैं तो बैकग्राउंड में खुशी का संगीत बजने लगता है और सब गले मिलते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बिल्कुल नहीं। जब कैदी अंततः शिविरों से आज़ाद हुए तो उन्हें तुरंत कोई खुशी महसूस नहीं हुई। उनका दिमाग इतने लंबे समय तक सुन्न रह चुका था कि वे खुश होना ही भूल गए थे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई डीप सी डाइवर समुद्र की गहराइयों से अचानक ऊपर आ जाए। दबाव एकदम से कम होने पर उसके शरीर को भारी नुकसान पहुंच सकता है। हाँ, दबाव का अचानक हटना। मनोवैज्ञानिक रूप से उन कैदियों के साथ भी यही हुआ। जब दबाव अचानक हटा तो कई लोग भटक गए, और सबसे बड़ा सदमा तो तब लगा जब वे घर लौटे। वे सालों तक आज़ादी के सपने देखते रहे, लेकिन जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका इंतजार करने वाला कोई नहीं था। ये बहुत ही दर्दनाक है। उनके घर तबाह हो चुके थे, उनके अपने लोग गैस चैम्बरों में मारे जा चुके थे। ये एक गहरे मोहभंग और कड़वाहट की स्थिति थी। आज़ाद होने के बाद की ये मानसिक स्थिति उमम शिविर से भी ज्यादा विनाशकारी साबित हुई। और यहीं पर इस पूरी चर्चा का चरम बिंदु आता है, मनुष्य की अंतिम आज़ादी। हाँ, द अल्टीमेट फ्रीडम। फ्रैंकल ने इस बात पर जोर दिया कि बाहरी ताकतें, नाजी गार्ड्स, इंसान से सब कुछ छीन सकते थे, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपना रवैया, अपना एटीट्यूड चुनने की आज़ादी कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल। आपको किस तरह प्रतिक्रिया देनी है, आप घुटने टेकेंगे या गरिमा के साथ खड़े रहेंगे, ये पूरी तरह से आपके अपने हाथ में है। और इसी आज़ादी से जन्म लेता है फ्रैंकल का दुखद आशावाद या ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म का सिद्धांत। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि जीवन की दुखद तिकड़ी यानी पीड़ा, अपराधबोध और मृत्यु के बावजूद जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना। फ्रैंकल समझाते हैं कि हम पीड़ा को एक उपलब्धि में बदल सकते हैं, अपराधबोध को खुद को बेहतर बनाने के अवसर में बदल सकते हैं, और मृत्यु की अनिवार्यता को इस बात की प्रेरणा बना सकते हैं कि हमें अपने सीमित समय में कुछ सार्थक काम करना है। लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे एक बहुत जरूरी सवाल उठाना है। हाँ, बताइए। आज के दौर में जब कोई इंसान गहरे दुख में हो, किसी डिप्रेशन या मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा हो, तो उसे ये कहना कि अपना रवैया बदलो या अपने इस दर्द में कोई अर्थ ढूंढो, क्या ये थोड़ा टॉक्सिक पॉजिटिविटी जैसा नहीं लगेगा? ये बहुत ही शानदार और प्रासंगिक सवाल है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे हम उसके वास्तविक दर्द को नकार रहे हों और कह रहे हों कि चलो मुस्कुराओ और सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन फ्रैंकल ने इसे बहुत स्पष्टता से समझाया है ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। फ्रैंकल बिल्कुल भी टॉक्सिक पॉजिटिविटी की वकालत नहीं करते। अच्छा। उनका स्पष्ट कहना है कि यदि दर्द या कष्ट का कोई ऐसा कारण है जिसे दूर किया जा सकता है, चाहे वो कोई शारीरिक बीमारी हो जिसे दवा से ठीक किया जा सके, कोई टॉक्सिक वर्कप्लेस हो जिसे छोड़ा जा सके, तो उसे तुरंत दूर करना चाहिए। बिना वजह दर्द सहना बहादुरी नहीं, मूर्खता है। मतलब अगर पैर में कांटा चुभा है तो उसे निकाल के फेंक देना चाहिए, उसे सहकर ये नहीं कहना चाहिए कि मैं इसमें अर्थ खोज रही हूँ। बिल्कुल सही। लेकिन असली बात तब आती है जब पीड़ा अपरिहार्य हो, अनअवॉइडेबल हो, जिसे किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता। जैसे कोई लाइलाज बीमारी या किसी बहुत करीबी की अचानक मृत्यु। हाँ, इसका एक बहुत ही सशक्त उदाहरण है एक लकवाग्रस्त छात्र का। उस युवा लड़के की एक हादसे में गर्दन टूट गई थी और वो जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त हो गया था। वो स्थिति को चाहकर भी बदल नहीं सकता था, ये उसका अपरिहार्य दर्द था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी कहानी लोगों को बताई और मनोविज्ञान की पढ़ाई शुरू की ताकि वो अपनी विकलांगता के माध्यम से दूसरों की मदद कर सके। उसने एक जगह कहा कि मेरी गर्दन टूटी है, मेरा हौसला नहीं। बाप रे, मेरी गर्दन टूटी है, मेरा हौसला नहीं। हाँ, जब हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते तब हमारे पास खुद को बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता।
और उस अपरिहार्य दर्द को गरिमा और साहस के साथ सहना ही जीवन का सर्वोच्च अर्थ बन जाता है। तो ये विश्लेषण सिर्फ हॉलोकॉस्ट के इतिहास के बारे में नहीं है। ये आज के समय में हर उस इंसान के लिए एक दिशा निर्देश है जो जीवन में किसी भी तरह का संघर्ष कर रहा है। सही कहा। और इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सबक ये है कि हम जीवन से अक्सर गलत सवाल पूछते हैं। हम हमेशा शिकायत करते हैं और पूछते हैं, मैं जीवन से क्या उम्मीद कर सकता हूं? हाँ, जीवन ने मुझे क्या दिया? फ्रैंकल कहते हैं कि ये सवाल ही उल्टा है। इसके बजाय हमें अपना नजरिया पलटना होगा और ये सोचना चाहिए कि जीवन मुझसे क्या उम्मीद कर रहा है। जीवन लगातार हमारे सामने चुनौतियां फेंक रहा है और वो हमसे सवाल कर रहा है। हमें अपने कर्मों, अपनी जिम्मेदारियों और अपने सही रवैये के माध्यम से जीवन को उसका उत्तर देना होता है। वाओ! जीवन मुझसे क्या उम्मीद कर रहा है, ये एक सवाल पूरा नजरिया ही बदल देता है। हम पीड़ित की मानसिकता से निकलकर उत्तरदायी बन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और अंत में चर्चा को समेटते हुए मैं एक ऐसे विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी जो लोगोथेरेपी में गहराई से समाया है, जिसे हाइपर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। हाँ, ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। फ्रैंकल कहते हैं कि सुख का या हैप्पीनेस का सीधे पीछा नहीं किया जा सकता। ये कभी अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। ये किसी बड़े उद्देश्य के प्रति समर्पण का सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट होता है। एकदम सही। जब इंसान किसी अर्थपूर्ण काम में डूब जाता है या किसी से सच्चा प्रेम करता है, तो सुख अपने आप पीछे पीछे आ जाता है। आप जितना सीधे सुख के पीछे भागेंगे, वो उतना ही आपसे दूर भागेगा। हाँ, यही हाइपर रिफ्लेक्शन है, जब हम किसी चीज पर इतना ज्यादा ध्यान लगा देते हैं कि हम उसे हासिल ही नहीं कर पाते। सुख को पकड़ा नहीं जा सकता, वो बस घटित होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारा आज का आधुनिक समाज, जो केवल खुद को खुश रखने, हर तरह के तनाव से भागने और तुरंत खुशी पाने के पीछे पागल है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जाने में अपने ही हाथों एक अर्थहीन, खोखली और डिप्रेशन से भरी पीढ़ी का निर्माण नहीं कर रहा है। जिस समाज में दर्द से भागना ही एकमात्र लक्ष्य बन गया हो, वहां जब कोई अपरिहार्य असली दर्द सामने आएगा तो लोग कैसे बचेंगे? ये सच में बहुत गहरा और सोचने वाला सवाल है। शायद हमें सुख के पीछे अंधी दौड़ लगाना छोड़कर उन अर्थों की तलाश करनी चाहिए जो हमें कठिन से कठिन समय में भी खड़े रहने की ताकत दें। याद रखिए उस हार्ड ड्राइव वाले उदाहरण को। जब बाहर का सब कुछ वाइप हो जाए, जब सब कुछ छीन जाए, तब भी इंसान के अंदर ये चुनने की आज़ादी हमेशा रहती कि वो उस परिस्थिति का सामना कैसे करेगा। वो आज़ादी दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती।